हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशन आईआईटी जेई। आज हम फिर से सर्कल का जेई एडवांस लेवल का एक और नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है हमारा जेई एडवांस 2010 का, जिसमें क्या बोल रखा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 आर एट अ डिस्टेंस √3+1 अपार्ट if the chords subtend at the center angles of π/k and 2π/k where k is greater than 0 then find the value of greatest integer function of k। मतलब ये इन्होंने इसको रिप्रेजेंट करवा रखा है कि आखिर इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है। इस सिंबल का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मतलब कि अगर इसमें हम किसी भी क्वांटिटी को अगर रख देते हैं तो उस क्वांटिटी से या तो लेस वैल्यू आती है या फिर हमारे पास उसके इक्वल वैल्यू आती है। तो क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो लगभग ये मेंसुरेशन वाली फील हमें देता है। इसके लिए हम एक रफ फिगर को ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके अंदर सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लिया। कोई भी एक नॉर्मल टाइप का एक सर्कल आपने ड्रॉ कर लिया और यहां पर क्या बोल रखा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 आर एट अ डिस्टेंस √3+1। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि इसकी जो रेडियस है वो 2 है और क्योंकि ये जो डिस्टेंस है √3+1 है दे रखी है, तो यहां पर इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि √3 की वैल्यू 1.732 होती है और जब उसमें आप 1 भी ऐड कर दोगे तो ये 2.7 हो जाएगी, 2.732 के लगभग हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये इस तरीके से आएगी कि दोनों कॉर्ड्स एक सेमी सर्कल के अंदर तो कम से कम नहीं आ रही होंगी। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं इनको हमें किस तरीके से सिचुएट करना है कि क्या पता ये किसी बच्चे के माइंड में आए कि दोनों कॉर्ड्स कहीं सेमी सर्कल के अंदर नीचे तो नहीं आ रही हैं। नहीं, ये ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज √3+1 मतलब 2.732 के लगभग आएगी ये वैल्यू। और क्योंकि रेडियस 2 है तो इसका जो डायामीटर है वो टोटल कितना बैठेगा हमारे पास 4। तो अगर हमने इनको ड्रॉ किया, ये कुछ कॉर्ड्स इस टाइप से पैरेलली हमारे पास आ जाएंगी और हमसे बता रखा है सेंटर पर ये कितना एंगल ये ड्रॉ कर रही हैं। ये दोनों ही कॉर्ड सेंटर पर π/k एंड 2π/k एंगल ड्रॉ कर रही हैं। इसके अलावा हमें यह भी बता रखा है कि इनके बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने सेंटर से पास होती हुई एक लाइन को ले लिया है, वो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास √3+1। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे तो सेंटर पॉइंट हमने मान ही रखा है, इस डिस्टेंस को तो मान लेते हैं हम x और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास दोनों कॉर्ड्स के बीच वाली ये जो डिस्टेंस है उसको ले लेते हैं √3+1 माइनस x। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज अवेलेबल हो गई हैं और यहां पर हम देख रहे हैं कि जब ये एंगल हमारे पास, ये टोटल एंगल अभी हमने कितना माना था π/k और नीचे वाला 2π/k, तो इसका हाफ एंगल अगर हम ध्यान से देखेंगे वो हाफ एंगल हमारे लिए हो जाएगा π/2k। मतलब हमने π/k का भी हाफ एंगल अगर कर लिया यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर, और इसमें भी कर सकते हैं आप, तो हमारे पास ये हाफ एंगल कितना आ रहा होगा π/2k, क्योंकि ये टोटल एंगल ये हमारे पास कितना दिए रखा है π/k। अब यहां पर अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो क्योंकि पैरेलल ये हमारे पास कॉर्ड्स बता रखी हैं और इनके बीच में ये हमने लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है कि ये परपेंडिकुलर लेंथ की तरह एक्ट करेगी, तो यहां पर अगर इस छोटे से ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहां पर ये अगर हम देखते हैं कि ये एंगल हमें गिवन कर दिया है π/2k करके, ये हमारे पास x लेंथ हो गई है जो कि अभी हमने एज्यूम करी है, और ये हमारे पास एज अ हाइपोटेनियस रेडियस वाला वर्क कर रहा है। तो यहां पर इस ट्राइंगल में हम cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। हमने cos थीटा मतलब थीटा की जगह हमें कितना बोल रखा है π/2k, ये अप्लाई किया जब यहां पर तो ये हमारे पास कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस से x/2।
ये वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको अभी के लिए हमने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब इसी तरीके से जब हम यहां पर इस ट्राइंगल के अंदर इस छोटे ट्राइंगल की बात करेंगे तो ये 2π/k इस छोटे ट्राइंगल के लिए जो इक्वली डिवाइडेड है इस ट्राइंगल के अंदर इस और इसमें, तो ये एंगल हो जाएगा हमारे पास 2π/2k, जो कि एक्चुअल में आपको कितना देगा π/k। इसको हमने लिख लिया π/k, और टोटल एंगल हमारे पास यहाँ पर कितना हो रहा था, वो था हमारे पास 2π/k। तो यहाँ से इस हाफ एंगल को यूज करते हुए, क्योंकि ये भी हमारे पास एज अ रेडियस वर्क कर रही है, तो इस ट्राइंगल के अंदर हम देख रहे हैं 90 डिग्री है, कॉस थीटा अगर लगाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ π/k इक्वल्स टू, बेस हमारे पास दे रखा है √3 + 1 माइनस टाइम्स ऑफ x अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास 2। इसको हमने बोल दिया लेट से अभी के लिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम जानते हैं इस कॉस थीटा में और इस कॉस 2 थीटा टाइप में एक रिलेशन होता है। हमने अगर ट्रिको बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और उसके फॉर्मूले और अच्छे से याद कर रखे हैं तो हमें कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला याद आएगा। वो होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसके अलावा इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम देख रहे हैं यहां पर जो सबसे रेलेवेंट cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं वो कौन सा है, वो सबसे पहले वाला यही वाला फॉर्मूला है। तो अगर हम यहां पर देखें इस cos π/k को अगर हम इस डबल एंगल फॉर्मूला से ब्रेक करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस टाइम ऑफ cos ऑफ स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर, ये जो एंगल था π/k इसका हाफ हो जाएगा π/2k, और इसको हम चाहें तो और अच्छे से लिख सकते हैं cos ऑफ π/2k का होल स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, जो हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, √3 + 1 माइनस x अपॉन में 2। अब क्योंकि आप देख रहे हो यहां पर cos ऑफ π/2k की वैल्यू तो आपने पहले से ही कैलकुलेट कर रखी है, वो वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो देखिए हमारे पास रिलेशन कुछ ऐसा सा हो जाएगा, ट्वाइस टाइम ऑफ, ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल्स टू, अच्छा ये -1 भी है हमारे पास, -1 इक्वल्स टू √3 + 1 माइनस x अपॉन 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर अपॉन 2 -1 इक्वल्स टू √3 + 1 माइनस x अपॉन 2। इसे हमने और थोड़ा फर्दर सॉल्व कर दिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू √3 + 1 माइनस का x, और इसे हम बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस √3 एंड माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको और थोड़ा सा अगर हम सही से लिखें तो इसे बोल सकते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस √3 को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा √3 + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम देख रहे हैं यहाँ से फैक्टराइज करने पर देखिए ये मल्टीप्लाई करने पर तो ये क्वांटिटी आ ही रही है, और क्योंकि हमें माइनस से वैल्यू मिलनी है और वो इस तरीके से मिलनी चाहिए कि वैल्यू कितनी आए हमारे पास 1, तो वो हो जाएगी √3 + 1 माइनस √3 करके, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1 के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस √3 + 1 टाइम्स ऑफ x माइनस √3 टाइम्स ऑफ x माइनस √3 टाइम्स ऑफ √3 + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से फैक्टर्स आ जाएंगे आपके पास x इक्वल्स टू माइनस √3 + 1 एंड x इक्वल्स टू √3। अब हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि जो x जो लेंथ है वो क्या है, एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेंथ कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती है। तो यहाँ से डायरेक्टली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास x की वैलिड वैल्यू क्या आ रही है, √3। तो हमने क्या करा, इस √3 को लेते हुए यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया,
और हमने ये √3 की वैल्यू कहाँ पुट कर दी, चाहे इस इक्वेशन में रख दी चाहे इस इक्वेशन में रख दी। हमने क्या करा अभी के लिए, इस फर्स्ट इक्वेशन में जब x की वैल्यू को पुट किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है x ऑफ π/2k इक्वल्स टू √3/2, और इसकी सबसे बेसिक वैल्यू को कैलकुलेट करा तो हम देख रहे हैं √3/2 cos के 30 डिग्री के लिए होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ π/6, और यहां से जब हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आ रहा है π/2k, इन दोनों को कंपेयर कर दिया इक्वल्स टू π/6, और यहां से आपके पास वैल्यू आ रही है k इक्वल्स टू 3। और क्योंकि जो 3 है वो अपने आप में इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये हम अगर रिप्रेजेंटेशन इसके ऊपर लगाते भी हैं तो वहां से भी हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा है जेईई एडवांस 2009 का। ओके, तो इसमें क्या बोल रखा है, द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल C1 एंड C2 ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट्स फ्रॉम ईच अदर, let capital P be the midpoint of the line segment joining the centers of C1 and C2, and capital C be a circle touching these circles C1 and C2 externally if a common tangent to C1 and C passing through that point P, that midpoint P, is also a common tangent to C2 and C, then find the radius of circle C। ये एक बहुत ही टिपिकल ज्योमेट्रिकल टाइप का, ज्योमेट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसको अगर आप इमेजिनेट कर पाते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। इसको करना स्टार्ट करते हैं, और हमने इसकी शुरुआत करी दो सर्कल्स को बनाकर, दो छोटे छोटे से ये हमने सर्कल्स बना लिए। इनकी रेडियस हमें पहले ही बता रखी है, यूनिट रेडियस के हैं, और इस सर्कल का नाम दे रखा है C1 और इस सर्कल का नाम दे रखा है C2, और इनके सेंटर्स के बीच की जो टोटल डिस्टेंस बता रखी है दैट इज 6, और ये जो हमें बता रखा है इसका रेडियस दैट इज 1, और P एक कोई मिड पॉइंट हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। और क्या बोल रहे हैं ये जो P पॉइंट रहेगा, लेट से अभी के लिए हमने इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, तो हमारे पास A से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है दैट विल बी 3, एंड P से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 यूनिट्स। अब यहां पर ये हमसे इन C1 C2 सर्कल्स के अलावा एक ऐसे सर्कल C को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोल रहे हैं जिसके लिए जो हम कॉमन टेंजेंट जब हम ड्रॉ करेंगे, तो लेट से अभी के लिए हमने क्या करा, एक सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ किया जो कि हमारे पास C1 और C2 दोनों ही सर्कल को एक्सटर्नली टच करते हुए जाए। तो हमने सर्कल को ड्रॉ किया कुछ इस टाइप से, ये सर्कल हमारा बन गया है। थोड़ा सा अजीब सा बना है, लेकिन हम ट्राई करते हैं इसको थोड़ा और अच्छा सा बनाने की। और ये सर्कल हमारा कुछ इस टाइप का सा बन गया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो इनकी जो कॉमन टेंजेंट है C1 एंड सर्कल C की, वो यहां पर P से पास होती हुई जा रही है। तो हमने क्या करा, P से पास होती हुई एक लाइन को ड्रॉ किया, और ये लाइन कुछ इस टाइप से हमारे पास ड्रॉ हो गई है। तो ये जो हमारे पास टेंजेंट है C1 और C की, जो कि P से पास हो रही है, वो इस तरीके से बताई गई है कि वो जो टेंजेंट है उसको अगर हम आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो वही टेंजेंट C2 एंड C की भी कॉमन टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही है। अगर आप इतनी इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके इस टाइप की बेसिक रफ फिगर को इमेजिनेट कर पा रहे हो, ड्रॉ कर पा रहे हो, तो क्वेश्चन ये एडवांस लेवल का भी आप काफ़ी हद तक सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, बस सिंपल से इसके सेंटर को एज्यूम करना है, और क्योंकि आप जान रहे हैं कि दोनों ही सर्कल C1 C2 सेम रेडियस के हैं, और क्योंकि जो सर्कल जो फिगर होती है वो सिमेट्रिक इन नेचर होती है, मतलब उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, सेंटर से सरकमफेरेंस पर अवेलेबल हर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो
इक्वल डिस्टेंस पर होती है, तो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए जब हमने इस सर्कल को ड्रॉ किया होगा तो हम समझ पाएंगे कि ये बहुत ही सिमेट्रिकली दोनों ही सर्कल्स को ये टच कर रहा होगा। अब जब ये सर्कल इन दोनों ही सर्कल्स को सिमेट्रिकली टच कर रहा होगा तो ये जो हमने सेंटर पॉइंट लेट से इसका अभी के लिए मान लिया है डी, तो वो जो डी पॉइंट है वो इस पॉइंट पी से मिलाने पर हम देखेंगे ये लाइन जॉइनिंग पीडी इसके ऊपर, इस लाइन जॉइनिंग एबी के ऊपर परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। अब क्योंकि ये टेंजेंट वाली लाइन है तो यहां पर अगर हम ए एंड डी को अगर मीट करा देंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे कि ये क्योंकि टेंजेंट है और ये यहां पर परपेंडिकुलर है, तो आप देखेंगे यहां पर ये रेडियस थी हमारे पास 1 और ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा r, क्योंकि हमने अभी तक इसकी रेडियस को एज्यूम नहीं किया था तो हमें पता भी नहीं है कि इसकी रेडियस कितनी है, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया r और ये डिस्टेंस हमारे पास है 1 और ये डिस्टेंस थी हमारे पास 2 इतनी, क्योंकि टोटल डिस्टेंस a टू p हमारे पास कितनी थी 3, क्योंकि p एज अ मिड पॉइंट वर्क कर रहा है। तो हम देखते हैं इस ट्रायंगल APD के अंदर जहां पर हमने ये जो रेडियस इस सर्कल C की एज्यूम करी है वो कितनी करी है R, और ये PD लेंथ अभी हमें नहीं पता है, तो अभी के लिए हमने इस लेंथ को एज्यूम कर लिया है A। तो हम देखते हैं इस ट्रायंगल APD के अंदर, ट्रायंगल APD लिख लेंगे हम इसको, हमारे पास AD की वैल्यू आ रही है 1 प्लस R, AP की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3 एंड PD की वैल्यू आ रही है हमारे पास A। तो अगर हमने इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर इक्वल्स टू R प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको अभी के लिए हम बोल देते हैं लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल AP और इस पर्टिकुलर कांटेक्ट पॉइंट की टेंजेंट के, जहां पर हमारे पास सेंटर से जब हम इस कांटेक्ट पॉइंट को मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलरली हमारे लिए एक्ट करेगा, तो हमने इस ट्राइंगल के लिए इस पॉइंट को अभी के लिए मान लिया लेट्स से E। तो अगर हम इस पॉइंट E को ध्यान में रखते हुए ट्राइंगल APE की बात करेंगे तो हमारे पास हम देख रहे हैं ये लेंथ आ रही है 1, ये लेंथ आ रही है हमारे पास 3, हमें बस इस लेंथ PE को निकालना पड़ेगा। वो हम क्यों निकाल रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे। तो हमारे पास ट्राइंगल APE के अंदर हम बोल रहे हैं AP एज अ हाइपोटेनियस एक्ट करेगा, तो AP का स्क्वायर इक्वल्स टू AE का स्क्वायर प्लस PE का होल स्क्वायर। जब हम इसको इस तरीके से लिख देंगे तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये टोटल ज्योमेट्री टाइप का क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस PE का होल स्क्वायर, और यहाँ से PE की वैल्यू आ रही है आपके पास 2√2, क्योंकि ये 9 - 1 8 हो जाएगा और 8 का अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास 2√2। अभी के लिए लेट से हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे ट्रायंगल PED की, तो हम बोल रहे हैं ट्रायंगल PED इन ट्रायंगल PED, इसी तरीके से इन ट्रायंगल APE। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर जब ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनियस की तरह ये एक्ट करेगा, तो हमारे पास हो जाएगा दिस R स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस PE स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हाइपोटेनियस की तरह एक्ट करेगा, इक्वल्स टू A स्क्वायर, और PE की लेंथ तो अभी आपने निकाली है वो हो जाएगी आपके पास 8 इक्वल्स टू A स्क्वायर। इसको आपने बोल दिया अभी के लिए लेट्स से इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों ही इक्वेशंस को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम कैलकुलेट क्या कर रहे थे। हम कैलकुलेट कर रहे थे सर्कल C के रेडियस R को। तो यहाँ पर हमने जो एक लेंथ ये A को एज्यूम किया है और एक लेंथ ये जो रेडियस थी R को एज्यूम किया है,
इसमें हमें केवल रेडियस आर को ही कैलकुलेट करना है। ए का यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई खास काम नहीं है, और क्योंकि ए की जब कोई ज़रूरत ही नहीं है तो हम ए को ही सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हम देख रहे हैं इस इक्वेशन के अंदर भी हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू को हमने ले रखा है, और यहाँ पर भी इस इक्वेशन में हमारे पास ए स्क्वायर आ रहा है। तो अगर हम ए स्क्वायर को यहाँ से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा थोड़ा सा जो काम है वो ईजी हो जाएगा। हमने क्या करा, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ए स्क्वायर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ए स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस 8 यहाँ रख दी तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू, और क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में बाकी जो लिखा हुआ था उसको भी आपने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r मतलब r प्लस 1 का होल स्क्वायर आपने ओपन कर दिया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई होकर आ रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया है। बाकी की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करते हैं, जो बचेगा 9 प्लस 8 17 हो रहा है, और 1 जब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। तो 2r की वैल्यू आ रही है 16, तो r की वैल्यू आ गई है आपके पास 8, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि एडवांस लेवल पर पूछे गए क्वेश्चंस के अंदर केवल सर्कल के फॉर्मूले ही लगे, प्योरली ज्योमेट्री का भी यूज़ किया जा सकता है, और उसी का ही यूज़ करके हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।